आज हम क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है प्रेशर और तापमान के कर्व की। प्रेशर और तापमान का कर्व इक्विलिब्रियम दर्शाता है अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर की। अब हम एक ऐसा ही पीटी कर्व कंसीडर कर रहे हैं जो कि दो स्टेट्स के बीच में इक्विलिब्रियम को दर्शा रहा है। नीचे डायग्राम में हम देख सकते हैं इस कर्व पर दो पॉइंट्स ए और बी हम कंसीडर करते हैं जिनके लिए प्रेशर की वैल्यू P और P प्लस डी और टेम्परेचर की वैल्यू T एंड T प्लस dt है। अर्थात पॉइंट A पर प्रेशर P और टेम्परेचर T है और पॉइंट P पर प्रेशर P प्लस डी और टेम्परेचर T प्लस dt है। इस कर्व के लेफ्ट हैंड साइड में जो स्टेट 1 है वह इक्विलिब्रियम स्टेट में है और इसके राइट हैंड साइड में स्टेट 2 इक्विलिब्रियम स्टेट में है। स्टेट 1 और स्टेट 2 मैटर की अलग अलग स्टेट्स को दर्शा रहे हैं। गिब्स फंक्शन पर मॉलिक्यूल इन दोनों अवस्थाओं के लिए हैं G1 एंड G2। कर्व के ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हैं वहाँ पर दोनों ही अवस्थाएं एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम अवस्था में होंगी। तो किसी भी पॉइंट के लिए हम लिख सकते हैं स्मॉल g1 गिब्स फंक्शन पर मॉलिक्यूल फॉर स्टेट 1 बराबर होगा स्मॉल g2 द गिब्स फंक्शन पर मॉलिक्यूल फॉर स्टेट 2। तो अगर हम पॉइंट A के लिए लिखना चाहते हैं तो हमें इक्वेशन 2 मिलती है G1 फंक्शन ऑफ P T इज इक्वल टू G2 फंक्शन ऑफ P T। और अगर हम पॉइंट B के लिए लिखना चाहते हैं तो यह होगा G1 P प्लस डी कॉमा T प्लस dt बराबर है G2 P प्लस डी कॉमा T प्लस dt के। तो यहाँ से हमें इक्वेशन 3 मिल रही है। अगर प्रेशर या टेम्परेचर में बहुत थोड़ा बदलाव होता है तो उसकी वजह से गिब्स फंक्शन पर मॉलिक्यूल की वैल्यू भी बदल जाएगी। अर्थात G1 और G2 में भी थोड़ा थोड़ा बदलाव होगा जिसे हम DG1 एवं DG2 से दर्शा सकते हैं। लेकिन कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट के लिए हम लिख सकते हैं G1 बराबर G2। अतः DG1 भी बराबर होगा DG2 के, यानी जो इनमें थोड़ा बदलाव है वह भी किसी भी पॉइंट के लिए बराबर होंगे। हम DG1 एवं DG2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। G1 और G2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में गिब्स फंक्शन के रूप में
रखकर और उसे डिफरेंशिएट करके हम ये बदलाव निकाल सकते हैं। स्मॉल g1 बराबर है गिब्स फंक्शन कैपिटल G1 बटे में n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन स्टेट 1। g यहाँ पर गिब्स फंक्शन है और n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है स्टेट 1 में। इसी तरीके से हम स्टेट 2 के लिए भी लिख सकते हैं। g2 बराबर है कैपिटल G2 बटे में n2। यहाँ पे n2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं स्टेट 2 में। गिब्स फंक्शन फॉर स्टेट 1 G1 को हम लिख सकते हैं G1 बराबर है एनर्जी E1 माइनस TS1 प्लस PV1। S1 यहाँ एंट्रोपी है स्टेट 1 के लिए और V1 वॉल्यूम है फॉर स्टेट 1। इक्वेशन 7 की ही तरह हम स्टेट 2 के लिए भी लिख सकते हैं और स्टेट 2 के लिए ये इक्वेशन बनेगी G2 बराबर E2 माइनस T टाइम्स S2 प्लस PV2। अब अगर हम इक्वेशन 7 को इक्वेशन 5 में इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ से हमें गिब्स फंक्शन पर मॉलिक्यूल फॉर स्टेट 1 मिलता है स्मॉल g1 बराबर है 1/n1 ब्रैकेट्स में E1 माइनस T टाइम्स S1 प्लस प्रेशर P एंड वॉल्यूम V1। हमें dg1 निकालना है। उसके लिए हम इक्वेशन 9 को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें मिलता है dg1 बराबर है 1/n1 ब्रैकेट्स में de1 माइनस T टाइम्स ds1 माइनस S1 dt प्लस P टाइम्स dV1 प्लस V1 टाइम्स dP। तो इक्वेशन 10 हमें यहाँ से मिल रही है। इसको आप लिख सकते हैं 1/n1 ब्रैकेट्स में माइनस S1 dt प्लस V1 dP, क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम dE1 को लिख सकते हैं T टाइम्स ds1 माइनस P टाइम्स dV1। इस वजह से हमें इक्वेशन 11 मिलती है। इसी तरह से इक्वेशन 8 का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 6 में और उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ताकि हमें dg2 मिल सके। और यह होगा dg2 बराबर है 1/n2 और ब्रैकेट्स में माइनस S2 टाइम्स dt प्लस V2 टाइम्स dP। इक्वेशन 11 और इक्वेशन 12 इन दोनों को हम इक्वेशन 4 में यूज़ कर लेते हैं। dg1 बराबर dg2 और इनकी वैल्यूज़ रखने पर 1/n1 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स माइनस S1 dt प्लस V1 dP बराबर होगा 1/n2 माइनस S2 dt प्लस V2 dP के। और अगर हम n1 को अंदर ले लेते हैं तो ये बनेगा
माइनस S1/N1 टाइम्स dt प्लस V1/N1 टाइम्स dP बराबर है माइनस S2/N2 dt प्लस V2/N2 dP के। और एंट्रोपी पर मॉलिक्यूल इसको हम लिख देते हैं माइनस स्मॉल s1 से। तो माइनस स्मॉल s1 dt प्लस दिस इज वॉल्यूम ऑफ स्टेट 1 पर मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टेट 1, तो इसको हम लिखते हैं स्मॉल v1 से। तो यह बना स्मॉल v1 टाइम्स dp। इसी तरह से S2/N2 को हम स्मॉल s2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंट्रोपी ऑफ स्टेट 2 पर यूनिट मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टेट 2 माइनस S2 dt प्लस V2/N2 को स्मॉल v2 टाइम्स dp। और इसको आप लिख सकते हैं S2 माइनस S1 टाइम्स dt बराबर है V2 माइनस V1 टाइम्स dP, यानी चेंज इन एंट्रोपी टाइम्स dt बराबर है चेंज इन वॉल्यूम टाइम्स dP। और इसे हम लिख सकते हैं dt/dP बराबर है V2 माइनस V1 ओवर S2 माइनस S1। और इसे हम लिख सकते हैं dP/dt बराबर है S2 माइनस S1 ओवर V2 माइनस V1। यहाँ पर स्मॉल s1 एंट्रोपी ऑफ स्टेट 1 पर मॉलिक्यूल ऑफ स्टेट 1, S2 इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ स्टेट 2 पर मॉलिक्यूल्स इन स्टेट 2, V1 है वॉल्यूम ऑफ स्टेट 1 पर मॉलिक्यूल्स इन स्टेट 1 एंड V2 है वॉल्यूम ऑफ स्टेट 2 पर मॉलिक्यूल्स इन स्टेट 2 के। जब कोई भी सब्सटेंस अपनी अवस्था स्टेट 1 से स्टेट 2 में बदलता है तो एंट्रोपी बदल जाती है। और इस अवस्था के बदलने के समय या तो ऊष्मा एब्जॉर्ब होती है या फिर वह एमिट होती है, और इस ऊष्मा को कहा जाता है लेटेंट हीट, जिसे हम कैपिटल L12 से रिप्रेजेंट करेंगे। इस दौरान जो एंट्रोपी चेंज होगा फॉर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस वह होगा स्मॉल s2 माइनस स्मॉल s1 बराबर है L12/T इंटू 1/N। N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो इक्वेशन 15 और 14 से हमें रिजल्ट जो मिलता है वह मिलता है dP/dt बराबर है L12/T स्मॉल v2 माइनस v1 टाइम्स n, और dP/dt बराबर है L12/T कैपिटल V2 माइनस कैपिटल V1। इक्वेशन 16 ही हमारी क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन कहलाती है।